बच्चों, हम कर रहे हैं कक्षा 7वीं के गणित की वर्कशीट को हल करेंगे। हम कक्षा 7वीं का गणित वर्कशीट 2020-21 जो कि माह जनवरी की है, तो यहाँ आप हल कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो सामान्य जानकारी वो आपको भरनी है। विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, संस्था या शाला का नाम, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं, कक्षा आ जाएगी यहाँ पर 7वीं। ठीक है, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको सारी जानकारी तुरंत मिलती रहे। तो इसे हल करते हैं। चलो बच्चों, तो पहला जो है खंड अ है। खंड अ का जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प छाट कर लिखिए। तो यहाँ पर सही विकल्प छाट कर हमें लिखने हैं। तो पहला संख्या 1 करोड़ में कितने 10,000 होते हैं। तो संख्या 1 करोड़ में कितने 10,000 होते हैं बच्चों, तो आपको पता ही है। इसका उत्तर आएगा डी 1000। ठीक है, तो इसका उत्तर आएगा डी 1000। अगला जो प्रश्न है, ऋण 7, ऋण 8, ऋण कोष्टक में है ऋण 25 का मान है। तो इसका मान निकालना है। तो इसका मान कैसे निकालेंगे हम, तो बहुत आसान है बच्चों। देखो, इसको हल कर लेंगे हम। ठीक है, ये ऋण के साथ है, तो ऋण का साथ कोष्टक में, इसको कोष्टक में हल करेंगे, मतलब इसको ऋण के साथ को बाहर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा ऋण 7। ठीक है, फिर ये ऋण का 8 है, और उसके बाद ये ऋण है और उसके अंदर कोष्टक है, तो इस ऋण का गुणा पहले अंदर वाले ऋण में होगा, तो ऋण और ऋण हो जाएंगे धन, ऋण और ऋण मिलके हो गए धन, और ये हो गया 25। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे। ये दोनों ऋण ऋण के हैं, ये भी ऋण का, ये भी ऋण के, दोनों ऋण ऋण के जुड़ के, दोनों ऋण ऋण के जुड़ के ऋण का ही निशान आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या ऋण की है। तो 7 और 8 मिलके हो गए 15, जो कि ऋण के हैं, धन 25। तो ऋण के 15 25 में से घट जाएंगे, निशान बड़ी जो चिन्ह है वो बड़ी संख्या का आएगा। ठीक है, तो 25 में से 15 घट जाएंगे, तो बचेंगे शेष बचेंगे 10 जो होंगे वो धन के होंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर आएगा बी। इसका उत्तर आएगा बी 10। ठीक है, 10। अब अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, 2 बर्तनों में क्रमशः 2.6 लीटर एवं 2.4 लीटर पानी है। यदि दोनों बर्तनों में बराबर बराबर पानी रखा जाए तो प्रत्येक बर्तन में कितना पानी होगा। ठीक है, बहुत आसान है बच्चों की 2 बर्तन है। ठीक है, 2 बर्तनों में जो है क्रमशः 2.6 लीटर और 2.4 लीटर पानी है। ठीक है, यदि दोनों बर्तनों में बराबर बराबर पानी रखा जाए तो प्रत्येक बर्तन में कितना पानी होगा। तो हम पहले देख लेते हैं कि पानी कितना है। ठीक है, पानी कितना है 2.6 लीटर और 2.4 लीटर है। ठीक है, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6 और 4 10 की 0, 80 का 1, 2 और 2 4 और 1 5 लीटर। कुल पानी कितना हो गया 5 लीटर, है ना। कुल पानी कितना 5 लीटर। अब ये हमसे कहा गया है कि यदि दोनों बर्तनों में बराबर बराबर पानी रखा जाए तो इस 5 को हमें बराबर भागों में बांटना है। ठीक है, बराबर भागों में बांटने के लिए हम 5 में 2 का भाग लगा देंगे। 5 में 2 का भाग मतलब 2 बराबर भागों में इसे बांट देंगे। तो 2 का भाग लगाने से क्या हो जाएगा, 2 का भाग 5 में लगाएंगे तो 2 दूनी 4। ठीक है, 1 बच जाएगा, दशमलव की 0 आ जाएगी, और 2 पंजे 10, मतलब 2.5 लीटर पानी जो है रखेंगे तो बराबर बराबर पानी हो जाएगा 2.5 लीटर। इसका उत्तर आएगा 2.5 लीटर। अगला जो प्रश्न है, एक समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर है। समबाहुभुज, बहुभुज मतलब जिसकी भुजाएं अधिक है। ठीक है, अधिक भुजा है। समबाहुभुज मतलब सभी भुजाएं समान है। ठीक है, उसकी सभी भुजाएं जो है समान लंबाई की है। उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर है। बहुभुज का परिमाप, ठीक है, परिमाप दे रखा है यहाँ पे 12.5 सेंटीमीटर है। इस बहुभुज में कितनी भुजाएं, तो हमें बताना कि वास्तव में उसमें बहुभुज में भुजाएं कितनी हैं, और परिमाप हमें दे रखा है। तो बहुभुज का जो परिमाप होता है, बहुभुज का परिमाप, बहुभुज का परिमाप बराबर दे रखा है 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना सेंटीमीटर परिमाप दे रखा है। और यहाँ एक भुजा की जो लंबाई दे रखी, क्योंकि प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है 2.5 सेंटीमीटर। तो भुजा की लंबाई बराबर दे रखी 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और परिमाप इतना है, एक भुजा इतने की है। तो हम बता सकते हैं आसानी से कि कितनी भुजाएं हैं।
तो यहाँ पर भुजाओं की संख्या, ठीक है, भुजाओं की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, भुजाओं की संख्या बराबर परिमाप बटे एक भुजा की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, तो परिमाप है 12.5, एक भुजा है 2.5 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले दशमलव से नीचे वाला दशमलव हटा देंगे, तो ये हो जाएगा 125 बटे 25। दशमलव से दशमलव जो कि एक संख्या के बाद ऊपर भी था, एक संख्या के बाद नीचे भी था, तो हमने दोनों हटा दिए, तो अब आ गया 125 बटे 25। 25 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे ना, 25 एकम 25, 25 पंजे 125 हो जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा बराबर 5 सेंटीमीटर। तो एक भुजा जो है 5 सेंटीमीटर की, एक भुजा 5 सेंटीमीटर की, इसका उत्तर हो गया है। अब अगला जो प्रश्न नंबर 4 है, दिए गए चित्र के आधार पर निम्न सारणी को पूर्ण करो। तो यहाँ पे जो सारणी दे रखी है उसे पूर्ण करना है। ठीक है, सारणी को पूर्ण करना है यहाँ पर। तो यहाँ दे रखा है कोणों के प्रकार, पहले हम चित्र देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है एक रेखा है P, ठीक है, और ये रेखा है L और ये M है, और इसके जो है यहाँ पर जहाँ प्रतिच्छेद कर रही है वहां पर जो कोण बता रखे हैं 1 2 3 4 और यहाँ है 5 6 7 8। अब हमसे यहाँ कोणों के बारे में ही पूछा है, कोणों के प्रकार और दर्शाने वाले कोण हमें बताने हैं कि कौन से कोण इनको दर्शा रहे हैं। तो सबसे पहले अंतः कोण। ठीक है, अंतः कोण जो होते हैं अंदर वाले कोण होते हैं। तो यहाँ पे इस चित्र के अनुसार अंतः कोण होंगे 3 और 4 और इधर से होंगे 5 और 6। ठीक है, तो हम लिख देंगे कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6। ठीक है, तो ये जो है अंतः कोण है। अब जो बाह्य कोण कौन से होंगे, ठीक है, बाह्य कोण होंगे कोण 1 और 2 और इधर होंगे 7 और 8। तो हम बाह्य कोण लिख देंगे कोण 1, कोण 2, ठीक है, फिर कोण 7 और कोण 8। तो यह जो है बाह्य कोण है। उसी प्रकार संगत कोण, संगत कोण होंगे, जैसे संगत कोण होंगे यहाँ पे जैसे कोण 1 है जो यहाँ बना हुआ है, और उसी प्रकार इस तरफ भी यहाँ पे कौन सा कोण है 5 है। तो यहाँ पे ये संगत कोण होंगे कोण 1 और कोण 5। तो यहाँ संगत कोण है कोण 1 कोण 5। ठीक है, 1 और 5। उसी प्रकार इधर हो जाएगा, यहाँ कोण 2 है और यहाँ कोण 6 है, तो यहाँ लिख देंगे हम कोण 2 कोण 6। ये हो गए संगत कोण। और उसी प्रकार यहाँ पे 3 है और यहाँ 7 है। ठीक है, नीचे यहाँ 3 है और यहाँ 7 है, तो कोण हम यहाँ लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाए। कोण 3 और कोण 7 जो है संगत कोण होंगे, और उसी प्रकार यहाँ 4 और 8 जो है संगत कोण होंगे, तो कोण 4 और कोण 8 जो है संगत कोण है। अब अगला जो प्रश्न है एकांतर कोण पूछे। एकांतर कोण है, एकांतर कोण होंगे जैसे यहाँ पर ये जो कोण 3 है, ये जो कोण 3 है और इसके इस तरफ यहाँ पर कोण है 6। तो कोण 3 और कोण 6 जो है एकांतर कोण है। तो हम यहाँ लिखेंगे कोण 3 कोण 6, ये दोनों एकांतर कोण है। उसी प्रकार और कौन से कोण होंगे, कोण 4 और कोण 5, यह भी एकांतर होंगे। कोण 4 और कोण 5 जो है यह एकांतर कोण है। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा। जो प्रश्न नंबर 5 है, एक बस ने अपनी यात्रा प्रारंभ की और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विभिन्न स्थानों पर पहुंची। इस यात्रा को नीचे दर्शाया गया है। तो एक बस ने जो है यात्रा प्रारंभ की और 50 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में वो कितने चली 50 किलोमीटर, तो और विभिन्न स्थानों पर पहुंची। तो इस यात्रा को यहाँ दर्शाया गया है। तो हम मान लेते हैं कि ए से शुरू हुई होगी यात्रा, तो ए से बी 400, फिर 500, 300 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, इस प्रकार ये यात्रा पूरी हुई है। तो आकृति के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो हमें इस आकृति को देखकर नीचे के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला है स्थान ए से सी तक जाने में बस द्वारा तय की गई दूरी क्या है। तो देखो बच्चों, ए से सी तक जाने में कितनी दूरी तय की है, तो ए से सी तक जाने में दूरी जो तय की गई है वो होगी 400 धन 500। ठीक है, 400 धन 500 बराबर 900 किलोमीटर। ठीक है,
ए से सी तक जाने में 900 किलोमीटर की दूरी तय की है। बस द्वारा तय की गई कुल दूरी, तो यहाँ पर हमें कुल दूरी बतानी है कि कुल कितनी दूरी बस ने तय की है। तो यहाँ जितनी भी दूरियां उन सबको यदि हम जोड़ देंगे तो कुल दूरी आ जाएगी। बहुत आसान है। तो देखो बच्चों, यहाँ से शुरू करते हैं। हम ए से शुरू करेंगे, ठीक है। ए से शुरू करके वापस ए तक आएंगे। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। ए से बी जाने में 400 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हो गए 400 धन 500 धन फिर 300, 300 धन 600 धन 200। तो इस प्रकार कुल दूरी कितनी आ गई है? देखो कुल दूरी आ गई है 4 और 5 9, 10 11 12 और 6 18 19 20। ये हो गए 20 और पीछे के 2 जीरो, मतलब 2000 किलोमीटर, ठीक है। 2000 किलोमीटर की कुल दूरी बस द्वारा तय की गई है। अब बस द्वारा कुल तय की गई दूरी में लिया गया समय, अब समय कितना लगा उसे, तो बस ने 2000 किलोमीटर दूरी तय की। 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलती है बस, 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलती है, हमें बता रखा है। तो 2000, तो यहाँ हो जाएगा 2000 जो कि बस द्वारा कुल तय की गई दूरी है बट्टे 50, क्योंकि 1 घंटे में 50 किलोमीटर चल रही है बस, 1 घंटे में 50 किलोमीटर चल रही है। तो 2000 किलोमीटर में कितने घंटे लगाएगी? 0 से 0 काट दिया। अब यहाँ भाग लगा देंगे, 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 0, मतलब यहाँ आ गए हैं 40 घंटे। कितने आ गए हैं? 40 घंटे। अब अगला जो प्रश्न है, स्थान ए से बी तथा डी से ई तक की दूरियों का अनुपात ज्ञात करो। तो देखो बच्चों, ए से बी की दूरी कितनी है? 400 किलोमीटर, ठीक है। ये लिख दिया हमने 400 किलोमीटर ए से बी की दूरी, क्योंकि हमें अनुपात निकालना तो हम बटे लिखेंगे। डी से ई की दूरी, तो डी से ई की दूरी है 600 किलोमीटर, ये 600 लिख दिया हमने, ठीक है। अब हम इनका अनुपात निकाले हैं तो 0 से 0, 0 से 0 कट गए। अब भाग लगा दो, 2 दूनी 4 और यहाँ हो जाएंगे 2 तिया 6 बराबर 2/3 या 2:3, ठीक है। तो ये हमने अनुपात निकाल लिया इसका। अब अगला प्रश्न है, कक्षा 7 के 20 बच्चों की ऊंचाई सेंटीमीटर के निम्नानुसार दी गई है ना। सेंटीमीटर हमें यहाँ ऊंचाइयां दे रखी है। अब यहाँ बोला है ये ऊंचाइयां इस प्रकार की है, और यहाँ बोला है इन ऊंचाइयों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करके एक बारंबारता सारणी बनाइए। तो यहाँ पर हमें एक सारणी बनानी है बच्चों। हम इस सारणी को इस प्रकार बनाएंगे, ठीक है। इस सारणी को इस प्रकार बनाएंगे, यहाँ पर आ जाएगी ऊंचाई, मिलान चिन्ह और संख्या, ठीक है। तो ऊंचाई जो है यहाँ पर 160 है, तो 160 ऊंचाई वाली कितने हैं संख्या? यहाँ पर देखो 160 है 1, यहाँ पर 160 3 बार है, ठीक है। 3 बार है यहाँ पर 160, 1, ठीक है, 1 और 1 2 और 3, ठीक है। 3 बार है, यहाँ संख्या लिखेंगे 3। 161 है 1 बार है बच्चों, ठीक है, 1 बार है, आप देख सकते हो यहाँ पर, यहाँ संख्या लिखेंगे 1। 162 है 3 बार, हम यहाँ लिख देंगे अब 3। 163 है 7 बार, आप यहाँ पर गिन लेना 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 और 7 और यहाँ संख्या आ जाएगी 7। 164 है 3 बार और यहाँ लिखेंगे 3। 165, तो 165 जो है 1 और 1 2 बार है, ठीक है, 2 बार है, यहाँ संख्या लिखेंगे 2। और 168 जो है वो 1 बार है, यहाँ पर संख्या लिखेंगे 1। तो इस प्रकार ये सही है कि नहीं, हम इसको गिन लेते हैं, ठीक है। ये 3 है, ये 3 लिखे हैं, तो 3 और 1 4 5 6 7 और 7 14 15 16 17 18 19 और 1 20, तो कुल जो संख्या हो गई 20, ठीक है। अब हम यहाँ गिन लेते हैं संख्या 20 है या नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो ये 20 संख्या पूरी है। हमारा यह जो हमने सारणी बनाई है वो बिल्कुल राइट है। तो अगला जो प्रश्न है यह खंड ब का है। प्रोजेक्ट कार्य बच्चों, प्रोजेक्ट कार्य है, आपको खुद करना है अपने अनुसार, अपनी समझ से। हमने यहाँ उदाहरण के तौर पर दे रखा है। तो प्रश्न है, विद्यार्थी 5 परिवारों के दैनिक खर्च को सारणी में बिंदुवार लिखे तथा इसके आधार पर मासिक खर्च का आकलन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देवे। तो मासिक खर्च का आकलन करना है, यहाँ पर हमें दैनिक आधार पर सारणी बनानी 5 परिवारों की, ठीक है। तो राशन पर आने वाला दैनिक खर्च, दूध पर आने वाला दैनिक खर्च रुपए में,
सब्जी पर आने वाला दैनिक खर्च रुपए, यहाँ रुपए का यह चिन्ह है, ठीक है, रुपए का चिन्ह है। अन्य खर्च जो हो यहाँ लिखना है। कुल दैनिक खर्च कितना हुआ वो यहाँ लिखना, और कुल मासिक खर्च यहाँ पर लिखना है बच्चों। तो हमने यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर बना दिया है 5 परिवारों का। जैसे पहला परिवार है इसका जो राशन पर खर्च 40 है, दूसरे का 50, फिर 60, 80 और 50। दूध पर आने वाला खर्च 20, 30, 30, 40 और 20। उसी प्रकार सब्जी पर आने वाला जो खर्च है 30, 30, 40, 50 और 30। अन्य जो खर्च है 50, 60, 50, 40 और 60। ये कम ज्यादा भी हो सकते हैं। कुल दैनिक खर्च हो गया। तो कुल जो दैनिक खर्च है इनको जोड़ के लिखा, ठीक है। 40 और 20, 30 और 50 को जब हम जोड़ेंगे तो 140 रुपए जो हुए हैं, तो कुल दैनिक खर्च। कुल दैनिक खर्च मतलब राशन का खर्च, दूध का खर्च, सब्जी का खर्च और अन्य खर्च, ये चारों खर्च जोड़ दिए तो कुल दैनिक खर्च हो गया। अब यहाँ पर कुल मासिक खर्च भी पूछा था। मासिक मतलब 1 महीने का खर्च, तो दिन दैनिक मतलब 1 दिन का है, और मासिक मतलब 1 महीने मतलब 30 दिन का निकालना है। तो 140 में 30 का गुणा कर देंगे तो यह मासिक खर्च आ जाएगा, ठीक है। 140 में 30 का गुणा कर दिया। उसी प्रकार जो दूसरे परिवार का कुल दैनिक खर्च था उसमें भी 30 का गुणा करने से मासिक खर्च आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने गुणा करके लिख दिए यहाँ पर मासिक खर्च, आप देख सकते हो बच्चों। अब जो यहाँ प्रश्न पूछे हैं, नीचे प्रश्न भी पूछे हैं, जैसे राशन पर आने वाला मासिक खर्च। तो राशन पर आने वाला मासिक खर्च पूछा हमसे, तो राशन का खर्च तो ये था और यह दैनिक खर्च था 5 परिवारों का। तो इस दैनिक खर्च को जोड़ के जब हम 30 से गुणा कर देंगे तो राशन पर आने वाला मासिक खर्च आ जाएगा। तो हमने निकाल लिया 30 गुना जो दैनिक खर्च था, 40 धन 50 धन 60 धन 80 धन 50। इन 5 परिवारों के दैनिक खर्च को जोड़ दिया और 30 से गुणा कर दिया। तो ये 5 परिवारों का मासिक खर्च आ गया 7,400 रुपए। उसी प्रकार दूध पर आने वाला मासिक खर्च भी 30 से गुणा कर देंगे दैनिक खर्च कुल हुआ जो 5 परिवारों का उससे। तो 30 गुना 140 बराबर 4,200 रुपए जो है दूध पर आने वाला मासिक खर्च है, 5 परिवारों का है ये। उसी प्रकार सब्जी पर आने वाला मासिक खर्च भी दे रखा है। जो सब्जी पर आने वाला दैनिक खर्च था सभी परिवारों का, उसमें 30 का गुणा कर दिया तो यह मासिक खर्च आ गया 5,400 रुपए, ठीक है। अब किस्मत पर सबसे अधिक मासिक खर्च होता है ना, किस्मत पर होता है। तो देखो बच्चों यहाँ राशन पे तो 7,400 हो रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार 4,200 रुपए दूध पर हो रहे हैं, और सब्जी का जो मासिक खर्च 5,400 हो रहा है। तो सबसे ज्यादा जो है मासिक खर्च किस पे हो रहा है, राशन पर, ठीक है। राशन पर सबसे अधिक खर्च हो रहा है। अब राशन पर आने वाला मासिक खर्च दूध पर आने वाले मासिक खर्च से कितना अधिक है अथवा कम है। तो राशन पर आने वाला मासिक खर्च कितना है, 7,400 है, ठीक है, 7,400 रुपए है। उसी प्रकार दूध पर आने वाला मासिक खर्च कितना है, 4,200 है। तो 7,400 में से 4,200 घटा देंगे, तो घटा दो, देखो हम यहाँ घटा देते हैं 7,400 में से 4,200 घटा देंगे तो ये 0, 0, 4 में से 2 गए तो 2, ठीक है, 7 में से 4 गए तो 4, 5, 6, 7, 3 बचे, 3,200 रुपए। तो कितने आएंगे, 3,200 रुपए, ठीक है, 3,200 रुपए अधिक, ठीक है, अधिक। क्यों, राशन पर आने वाला मासिक खर्च दूध पर आने वाले मासिक खर्च से कितना अधिक है, तो 3,200 रुपए अधिक है। आप यहाँ रुपए की जगह रुपए का चिन्ह भी लगा सकते हो, लेकिन यह चिन्ह आगे लगेगा, रुपए 3,200 अधिक ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब अगला जो है 5 परिवारों के वार्षिक खर्च का आकलन कर घटते क्रम में लिखे। तो 5 परिवारों के जो है वार्षिक खर्च का आकलन किससे करेंगे, तो इनके 5 परिवारों का जो हमने मासिक खर्च निकाला था, ये रहा यहाँ पे मासिक खर्च जो निकाला था, इसमें हम 12 का गुणा करेंगे क्योंकि ये 1 महीने का है, और हमें वार्षिक मतलब 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, 12 महीनों का चाहिए तो 1 महीने का है और 12 महीनों का निकालना है तो 12 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ हमने कर दिया है गुणा, देखो ये हमने गुणा कर दिया है 5 परिवारों के जो है मासिक खर्च में 12 का गुणा कर दिया है, जिससे कि इनका वार्षिक खर्च आ गया है। अब इसे हमें क्या करना है कि 5 परिवारों के वार्षिक खर्च का आकलन कर खर्च को घटते क्रम में लिखना। घटते क्रम में मतलब सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे अधिक वाला, फिर उससे कम। तो यहाँ पे सबसे अधिक आएगा 75,600, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाएगा 64,800, फिर आ जाएगा 61,200, ठीक है, 61,200।
फिर आ जाएगा 57,600 और फिर आ जाएगा 50,000। ठीक है, 50,400। तो इस प्रकार हमने यह उत्तर यहाँ पर आएगा। वास्तव में घटते क्रम में हमने यहाँ लिखा है। यहाँ तो हमने इसकी गणना करी थी कि जो मासिक खर्च था उसमें 12 का गुणा कर दिया तो वार्षिक खर्च आ गया है। तो इस प्रकार यह गणित की जो है आपकी वर्कशीट वाला पेपर पूरा हो गया बच्चों। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।